दोस्तों, एंशिएंट इंडियन साइंस के पिछले एपिसोड में हमने एंशिएंट विमान, एंशिएंट स्पेसक्राफ्ट की रियलिटी के बारे में जाना था कि आखिर उनके पीछे की रियलिटी क्या है। साथ ही साथ उनके पीछे की मिथ्स को भी जाना था। उसी तरह आज इस वीडियो में हम एक और इंडियन साइंटिफिक मेगा स्ट्रक्चर पर बात करेंगे जिसका जिक्र हमारी इंडियन माइथोलॉजी में किया गया है और उस स्ट्रक्चर का नाम है राम सेतु। जी हाँ, आज हम इसके पीछे की साइंस को जानेंगे और जानेंगे कि क्या इंडिया और श्रीलंका के बीच में आज भी ये राम सेतु मौजूद है। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द न्यू एपिसोड ऑफ एंशिएंट इंडियन साइंस। और आज हमारी वीडियो का टाइटल है वॉज द राम सेतु रियली बिल्ड बाय लॉर्ड रामा। क्या भगवान राम ने सच में राम सेतु को बनाया था? तो आइए जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी मिथ्स जुड़ी हुई हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी माइथोलॉजी की बात करेंगे कि आखिर हमारी माइथोलॉजी में इसके बारे में क्या कहा गया है। तो रामायण के अनुसार भगवान राम ने पूरी वानर सेना यानी कि मंकीज़ की आर्मी के साथ मिलकर इस ब्रिज को बनाया ताकि वो श्रीलंका तक पहुंच जाएं। और ऐसा कहा जाता है कि जो पत्थर इस ब्रिज को बनाने के लिए यूज़ किए गए थे वह पत्थर पानी पर फ्लोट करते थे। खैर, आप सब इसके बारे में जानते ही होंगे कि रामायण में क्या क्या बताया गया है। लेकिन अगर आप तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच की सैटेलाइट इमेजेस को देखो, लाइक आप इस सैटेलाइट इमेज को देखिए, तो आपको एक ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अब कई सारे लोग इस इमेज को यह सबूत मानते हैं, यह क्लेम करते हैं कि ये माइथोलॉजिकल राम सेतु आज भी मौजूद है और ये हमारी एंशिएंट इंजीनियरिंग मार्वल का एक पुख्ता सबूत है। ये सैटेलाइट इमेज सभी जगह वायरल हुई। इनफैक्ट सारे न्यूज़ चैनल ने इस टॉपिक को कवर किया। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार राम सेतु के होने का कोई भी एविडेंस नहीं है। और इस बात की रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी दी थी कि यहाँ पर कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि राम सेतु सही में एग्जिस्ट करता था। नासा के द्वारा खींची गई इमेज को कई सारे लोगों ने राम सेतु ही समझा क्योंकि ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। इस क्लेम को गलत बताते हुए नासा के स्पोक्समैन माइकल ब्रॉकस ने यह कहा कि सैटेलाइट से ली गई फोटोग्राफ से आप उस स्ट्रक्चर की एज नहीं बता सकते, ना ही उसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये बात कहना कि इस स्ट्रक्चर को किसी ह्यूमन ने बनाया, इस बात का प्रूफ हमको सैटेलाइट इमेजेस से तो मिल ही नहीं सकता। नासा के एक और ऑफिसर जिनका नाम है मार्केज, उन्होंने बताया कि रिमोट सेंसिंग इमेजेस और फोटोग्राफ्स जिनको अर्थ के ऑर्बिट से खींचा गया है, वो इमेजेस हमको इन स्ट्रक्चर के ओरिजिन और एज के बारे में कोई भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, ना ही हमको ये बता सकते हैं कि इनको बनाने में किसी ह्यूमंस का हाथ था। उन्होंने यह भी बताया कि यह रहस्यमयी ब्रिज कुछ नहीं बल्कि एक 30 किलोमीटर लंबे सैंड बैंक की चेन है जो कि नेचर ने खुद ही फॉर्म की है। मैं आपको बता दूं कि जब समुद्र और नदियों के बीच में कई सारी सैंड, कई सारे सेडिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक एक्सक्लूसिव एरिया को फॉर्म कर लेते हैं और इसी एरिया को हम सैंड बैंक कहते हैं। तो नासा के ऑफिसर के अनुसार जिसको हम राम सेतु बोल रहे हैं, वह असल में एक 30 किलोमीटर लंबे सैंड बैंक की एक नेचुरल चेन है जिसको कहा जाता है एडम्स ब्रिज। और नासा ऐसे ही कई सारे सैंड बैंक्स की इमेजेस कई सालों से लेता हुआ आ रहा है। तो जिसको इंडिया में राम सेतु के नाम से जाना जाता है, उसको पूरे वर्ल्ड में एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और ये एडम ब्रिज जिसने दो लैंड मासेस को आपस में जोड़ कर रखा है, ऐसे कई सारे ब्रिजेस हमको वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलते हैं। और इन ब्रिजेस जो कि दो लैंड मास को आपस में जोड़ते हैं, ऐसे ब्रिज को कहा जाता है टोम्बोलो। जी हाँ, टोम्बोलो। अब ये टोम्बोलो कैसे फॉर्म होते हैं, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि सैंड स्पिट्स कैसे फॉर्म होती हैं। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक एनिमेशन का यूज़ करूँगा। तो देखिए क्या होता है। ओशियंस में दो टाइप की वेव्स होती हैं, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। अब जब भी कोई वेव किनारे पर पहुँचती है तो जो पानी बीच की तरफ जाता है उसको हम बोलते हैं स्वैश, और जो पानी वापस लौटता है उसको हम बोलते हैं बैकवॉश। अब स्वैश और बैकवॉश की एनर्जी हमको ये बताती है कि वेव किस टाइप की है। अगर कोई डिस्ट्रक्टिव वेव होगी तो उसका बैकवॉश स्ट्रांग होगा। ज़्यादा बैकवॉश होने के कारण जो बीच के किनारे सेडिमेंट्स होते हैं, सैंड होती है, वह हट जाती है और वो वेव के साथ पीछे जाने लगती है। अगर कंस्ट्रक्टिव वेव होगी तो उसका स्वैश स्ट्रांग होगा और स्ट्रांग स्वैश होने की वजह से वह अपने साथ सेडिमेंट लेकर आती है। और जब कई सारे सेडिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं तो वो इकट्ठे होकर बीज बनाते हैं। अब सैंड स्पिट कैसे फॉर्म होते हैं, तो देखिए
कंस्ट्रक्टिव वेव्स किनारे की तरफ एक एंगल के साथ अप्रोच करती हैं और स्ट्रॉन्ग स्वेज 20 सेडिमेंट्स को एक एंगल के साथ पुश करते हैं। और बैक वॉश भी होता है जिसके कारण कुछ सेडिमेंट्स कुछ सैंड के पार्टिकल पीछे की तरफ फेंकते हैं। अब फिर से स्ट्रॉन्ग स्वेज होता है तो वह फिर से अंदर की तरफ जाते हैं। एक बार फिर से बैक वॉश होता है तो ऐसे ही यह जिगजैग पैटर्न चलता रहता है। अब लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट के कारण यह सारा मैटर जो इकट्ठा हुआ है वह शोर की तरफ इकट्ठा होने लगता है। देखिए, लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट के कारण सेडिमेंट इकट्ठे तो हो ही रहे थे, लेकिन अगर कोस्टलाइन अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले तो सेडिमेंट्स और सैंड का डिपोजिशन सी के ऊपर भी होने लगता है, समुद्र के ऊपर भी होने लगता है। और समय के साथ साथ यह डिपोजिशन बढ़ता ही जाता है और बना लेता है सैंड स्पिट्स। तो यह था सैंड स्पिट्स। अब अगर सैंड स्पिट मेनलैंड को आइलैंड के साथ जोड़ दे तब हम उसको बोलेंगे टोम्बोलो। तो ऐसे बनते हैं टोम्बोलो। ये तब भी फॉर्म होते हैं जब ओशियन करंट समुद्रों की लहरों के रास्ते में कोई आइलैंड या फिर कोई बड़ी ज़मीन आ जाए। ऐसे में ये आइलैंड ओशियन करंट के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन खड़े करते हैं। इसकी वजह से सस्पेंडेड मैटर की स्लेट्स और सैंड एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर देती हैं और कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पर डिपॉजिट हो जाती हैं। आइलैंड के नज़दीक पानी की वेव्स धीमी हो जाती हैं और फिर ये वेव्स दोनों साइड से आइलैंड के अराउंड बेंड हो जाती हैं और वाटर के मूवमेंट के कारण जो वेव पैटर्न क्रिएट हुए हैं उनके कारण लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट में कन्वर्जेंस आ जाता है और फिर अपोजिट साइड से सेडिमेंट इकट्ठे होने लगते हैं। और जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हो कि ये प्रोसेस चलती रहती है और फाइनली आइलैंड मेनलैंड से जुड़ जाता है और ये बना लेता है टोम्बोलो। अब एडम ब्रिज जो कि श्रीलंका को इंडिया के साथ जोड़ता है, ऐसा माना जाता है कि वह वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टोम्बोलो था जो कि कई हजार साल पहले मीन सी लेवल में थोड़े से चेंज के कारण डिस्ट्रॉय हुआ था और अभी वहाँ पर सैंड बैंक की चेन्स ही बची हैं। चलिए मैं आपको एडम ब्रिज की तरह, राम सेतु की तरह और ब्रिज दिखाता हूँ। आप इन इमेजेस को देखिए, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल राम सेतु ही जैसे हैं। तो अगर राम सेतु को भगवान राम ने बनाया तो फिर इन ब्रिजेस को किसने बनाया होगा, जरा सोचिए। अगर आप रामायण में चीज़ों को पढ़ो तो आप पाओगे कि राम सेतु को जिन पत्थरों से बनाया गया था वह पत्थर पानी पर फ्लोट करते थे, वह पत्थर पानी में नहीं डूबते थे। लेकिन अब आप ये सोच सकते हो कि पत्थरों को तो पानी में डूब जाना चाहिए। तो आइए इसके पीछे की साइंस को जानते हैं। तो हम सब ये बात जानते हैं कि स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा होती है और इसी रीजन के चलते स्टोन पानी पर फ्लोट नहीं कर सकते। तो मतलब अगर किसी चीज़ को पानी पर फ्लोट करना हो, पानी पर तैरना हो, तो उस चीज़ की स्पेसिफिक ग्रेविटी को वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम होना होगा। और क्योंकि पत्थरों की स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा होती है तो इसी रीजन के कारण वो डूब जाते हैं, पानी पर फ्लोट नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी भी रॉक्स मौजूद हैं जो कि वोल्केनिक मटेरियल के सॉलिडिफिकेशन से फॉर्म होती हैं, जिनके अंदर हवा के पैकेट, एयर के पैकेट ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए इन रॉक्स को कहा जाता है जियोड्स और इनका स्ट्रक्चर अंदर से हॉलो भी होता है और अंदर से हॉलो होने की वजह से इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बाकी के नॉर्मल रॉक्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो जाती है। इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लो हो जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जियोड्स रॉक की स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा ही होती है, इसलिए यह भी फ्लोट नहीं कर सकते। लेकिन रुकिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी तो ज़रूर एग्जिस्ट करती है। काफ़ी एक्सट्रीम और रेयर कंडीशन में अगर जियोड्स रॉक में पत्थर को फ्लोट कराने लायक हवा ट्रैप हो जाए तो ऐसे में वो रॉक्स फ्लोट करने लगेंगी। और हाँ, यहाँ पर ऐसे रॉक्स के फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी ज़रूर है और केवल यही रॉक्स हैं जो कि पानी पर फ्लोट कर सकती हैं। लेकिन इन पत्थरों का अबंडेंस में होना, इतनी ज़्यादा मात्रा में होना कि इससे 40 किलोमीटर लंबा ब्रिज बना दिया जाए, यह बात इम्पॉसिबल है। और चलिए अगर ऐसा हो भी जाए तो क्या हम ब्रिज बना सकते हैं फ्लोटिंग रॉक से? क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि जैसे ही आप सारे पत्थरों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में फिक्स करोगे तो पानी का फ्लो, ओशियन करंट उनको अलग अलग दिशाओं में स्कैटर कर देगा। तो वैसे में ब्रिज बन ही नहीं सकता। आप इसके बारे में खुद ही सोचिए। मैं यह नहीं कह रहा कि राम सेतु एग्जिस्ट नहीं करता, हाँ वह करता है, लेकिन वह फ्लोटिंग स्टोन से नहीं, बल्कि हो सकता है कि वह एक नेचुरल स्ट्रक्चर टोम्बोलो से बना हो। और टोम्बोलो फ्लोटिंग स्टोन से नहीं बनते, बल्कि वो सेडिमेंट्स और सैंड की डिपोजिशन से बनते हैं। और वैसे कई सारे स्ट्रक्चर हमको दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आज भी देखने को मिलते हैं। वेल, अगर आप भी आज राम सेतु देखने जाओ तो आपको वहाँ पर फ्लोटिंग स्टोन नहीं बल्कि ये टोम्बोलो ही देखने को मिलेगा। आप यहाँ गूगल मैप पर भी देखिए
कि आपको किस एंगल से लग रहा है कि ये फ्लोटिंग स्टोन थे। शायद से नहीं। यहाँ पर आप एक रियलिटी देख पा रहे होंगे कि ये सैंड बैंक की एक ब्रोकन चेन है जो कि शायद किसी एरा में एग्जिस्ट करती होगी, लेकिन सी लेवल में चेंज के कारण जो शायद अब टूट चुकी है। तो अब आप ये डिसाइड कीजिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोज़ आपसे मिस ना हो पाएँ।